आइए दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 10 VVI क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 में परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। और ये पहला क्वेश्चन होगा। केमिस्ट्री का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण देकर समझाएं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक का परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए आप समझेंगे, यहाँ पर सोडियम है, 2 भाग सोडियम का और 2 भाग जल का। उस तरफ जाकर 2NaOH यानी कास्टिक सोडा का निर्माण हो रहा है और जल यहाँ से अलग हो रहा है। इसी प्रकार देखिए, इसमें जल था, इसमें यहाँ पर मिल गया और जल अलग हो गया। फिर देखिए यहाँ पर लोहा, यहाँ पर आपको लोहा दिखाई देगा, फिर कॉपर सल्फेट दिखाई देगा। यहाँ पर अगर फेरिक सल्फेट बनेगा, लोहा सल्फेट यानी FeSO4। यहाँ से देखिए Fe को यहाँ पर विस्थापित किया गया। उसके बाद यहाँ से आकर Cu इस तरफ मिल गया, Cu अलग हुआ और यहाँ से Fe था अलग और यहाँ आकर C यानी विस्थापित हो गया। तो कौन विस्थापित हुआ? कॉपर जाकर उस तरफ विस्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने का सोडा का उपयोग है, इसका उपयोग घरों में सूती कपड़े के साफ सफाई के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका उपयोग सोडा अम्ल बनाने तथा अग्निशामक में किया जाता है। इसका उपयोग यानी कौन? बेकिंग सोडा का उपयोग पाव, रोटी तथा केक बनाने में भी किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। निस्तापन एवं भर्जन में अंतर लिखें। सल्फाइड और इसके लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो निस्तापन में अयस्क को हवा की अनुपस्थिति तथा हवा के सीमित उपस्थिति में इसके द्रवणांक के नीचे तक गर्म किया जाता है। इसके रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। जारण या भर्जन को ही जारण कहते हैं। पहला इसका है कि जारण में अयस्क के हवा की उपस्थिति को अयस्क द्रवणांक के नीचे तक तेजी से गर्म किया जाता है। इसमें कार्बोनेट, हाइड्रेट, ऑक्साइड अयस्क शुद्ध ऑक्साइड में परिणत हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखने के बाद अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं? तो आयनिक यौगिक धन और ऋण आयन के बने होते हैं। आयनिक यौगिक के विपरीत रूप से आवेशित आयन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण प्रबल होते हैं। इसलिए आकर्षण के इस बल को समाप्त करने और आयनिक यौगिक को गलाने में के लिए काफ़ी अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण आयनिक यौगिक की उच्च गलनांक होता है। इसी प्रकार अगला हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंडलीफ के आवर्त सारणी में 20 संगतियों को लिखें, यानी जो इनकी कमी है आवर्त सारणी में वो लिखना है। यहाँ पर मैंडलीफ में यहाँ पर छूट गया है तो उसको लिख दे रहे हैं। तो कह रहा है कि मैंडलीफ के आवर्त सारणी के निम्नलिखित दोष हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। इसमें कहे थे मैंडलीफ ने, लेकिन हाइड्रोजन की संयोजकता 2 हो जाएगी क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो एक ही संयोजकता हो जाएगी और संयोजकता पूरा अष्टक पूरा होगा यानी 1 परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। ये क्षार धातु के कुछ समानता रखते हैं, इसलिए इसे क्षार धातु के साथ आवर्त सारणी में वर्ग 1 में A में रखा गया है। एक A में रखा गया, लेकिन इसे अवारा तत्व भी कहा गया था। बाद में इसे मोस्ले ने सिद्ध किया था कि इसको और कहीं रख सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि समस्थानी के स्थान। मैंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों को समस्थानी के लिए स्थान नहीं है, जबकि मोस्ले ने बताया था कि इसका स्थान 1 पर रहेगा। तीसरा कहते हैं कि तत्वों का धातु क्रम स्थान
मेनलिफ के आवर्त तालिका में कुछ अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को पहले रख दिया था, जबकि ये गलत है। इसे मोस्ले बाद में सुधारे थे कि परमाणु क्रमांक जो कम है वो लाइन से मतलब पहले रहेंगे और अधिक वाला बाद में रहेंगे, पहले रख दिए थे, जबकि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के बाद रहना चाहिए। इसी प्रकार हम 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का नाम सहित लिखिए, नाम उदाहरण सहित लिखना है। तो कह रहा है हाइड्रोकार्बन निम्न होते हैं। पहले 3 गो हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उदाहरण कहाँ है तो उदाहरण के लिए देख लेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन, मीथेन और होता है इथेन, ये संतृप्त में आ जाएगा। तो एल्केन मीथेन का सूत्र होता है CH4, इथेन का होता है C2H6। असंतृप्त में होता है एल्कीन, एथिलीन, एल्काइन, एस्टिलीन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में होता है C6H6। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया से क्या समझते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया जिन अपक्रिया से उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, जबकि ऊष्माशोषी अपक्रिया जिस अपक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके रासायनिक नाम एवं सूत्र एवं उपयोग को लिखें। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन के क्रिया से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसे देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको बता दें, इसमें पहले थोड़ा सा समझ लेंगे कि जैसे ही इसे समझेंगे, यहाँ पर CaOH2 है, तो S का मतलब यहाँ पर ठोस हो गया, क्लोरीन है तो यहाँ पर G का मतलब गैस हुआ। इसी प्रकार CaOCl2 हो गया, फिर इसे S लिखे हैं मतलब कि इसका ठोस हुआ सॉलिड, और H2O है तो इसे I लिख लेंगे क्योंकि ये लिक्विड, L लिख लेंगे यहाँ पर लिक्विड जो द्रव होगा, जल एक द्रव है। बड़ी मात्रा में विरंजक चूर्ण के निर्माण के शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन का क्रिया से होता है। बड़ी मात्रा में इसके निर्माण के लिए एक विशेष टावर लेते हैं, इसके ऊपर से बुझा हुआ चूना डाला जाता है, नीचे से क्लोरीन गैस तक गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन ऊपर तक पहुँचते पूर्णतः अवशोषित हो जाती हैं, मतलब खत्म हो जाती हैं, तथा बुझा हुआ चूना विरंजक चूर्ण में बदल जाता है। यहीं आपको ये केमिकल के फॉर्मूला से समझाया गया है कि यहाँ पर जल अवशोषित हो जाता है यानी बाहर निकल जाता है। इसको इस तरफ यहाँ पर भी दिखा भी सकते हैं कि आपको एरो का निशान होता है, यानी ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी का अभी गुण देख लेते हैं, तब दोष देखेंगे। गुण होता है विरंजक चूर्ण पीले रंग का चूर्ण होते हैं, इसका क्लोरीन का तीखी गंध होती है, यह जल में घुलनशील है परंतु पूरी तरह विलय नहीं, मतलब जल में घुलता है लेकिन पूरी तरह घुलता नहीं है। यह वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरीन को देता है। यहाँ पर देखिए वायु को, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CaCO2 और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये वायु में, उसके बाद CaCO3 और प्लस Cl2 हो जाता है। उपयोग इसका देखेंगे कि इसका उपयोग कागज तथा कपड़ा उद्योग के विरंजक के रूप में होता है। पेयजल में कितने रोगाणु रहित करने के मतलब कि पीने वाला पानी में इसको रोगाणु को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा कि इसमें बिना सिकुड़े ऊन के निर्माण में होता है, ऊन के जो ठंडा के दिन में काम आता है स्वेटर बनाने में। चौथा कहता है क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होता है। और पांचवा करे प्रयोगशाला में ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है। 9 क्वेश्चन कर रहा है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखें। तो जिंक को लोहा सल्फेट, लोहा Fe का संकेत होता है लोहा, और लोहा का आयरन को, लोहा को आयरन भी कहते हैं। सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक लोहा सल्फेट से आयरन को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जस्ता जो है लोहा से ज़्यादा क्रियाशील होता है। Zn मतलब जस्ता, Fe मतलब लोहा।
यहाँ पर इसका दिखाया गया है रिएक्शन आपको कि Zn जास्ता और प्लस FeSO4 और उसके बाद ZnSO4 प्लस Fe। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 10वां क्वेश्चन। करा इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल से जब ऑक्सीजन परमाणु की प्रतिक्रिया करता है तो इथेनॉल के 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त होकर जल के एक अणु बनाकर अलग हो जाते हैं, जिसे इथेनॉल बनता है। किसी अणु से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर बने हुए इथेनॉल से जब एक परमाणु ऑक्सीजन में जुड़ता है तो ये इथेनोइक अम्ल बनता है और ये ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण है। इसलिए इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल का बनना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया कहलाता है। ये हो गया आपका लास्ट आज का 10 क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना अनुभव जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।